वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 16 अक्टूबर 2020 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करेंगे। लाइफ इज लाइक ए 10 स्पीड बाइसिकल, मोस्ट ऑफ अस हैव गेयर्स वी नेवर यूज। हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। उसके पीछे रीज़न ये है, सबसे पहले तो है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन में यह है कि मैं जहां पर हूं, राइट, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहां पर सेट हो गया हूं। अब ये जो सेट है कि सेट हो जाना, सेटल हो जाना, जब आप किसी जगह पर बैठ जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि जहां पर आप हैं ये सारी चीज़ों को छोड़कर कुछ नया करें, लेकिन उसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो हमेशा करती रहनी चाहिए। तब जाकर हम जितना एफर्ट डालेंगे उतना ही हम रिटर्न हमें मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था। इट वाज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं, डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है प्रैक्टिस, राइट। फॉरगेट अबाउट परफेक्शन, फॉरगेट अबाउट बेस्ट, जस्ट अपना गुड तो दीजिए, थोड़ा जो भी आप दे सकते हैं। 100% अगर आप परफेक्ट नहीं है तो दैट्स फाइन। अगर वहां तक पहुंचना है तो 1% से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप 10% पर पहुंचेंगे तब आप देखेंगे ओके आपने 10 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, वाओ, तब जाकर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट। अगर आपको पोटेंशियल भी अनलॉक करना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, तो उसकी तलाश की शुरुआत तो कीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपको सामने से पता चलेगा। यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग, तब जाकर पता चलेगा। एनीवे, दुनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन, इज़न्ट इट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंस एग्जामिनेशन का ये टॉपिक हो सकता है, ऐसे का टॉपिक हो सकता है। आपको इंटरव्यू में इसके ऊपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या दुनिया जो है, ये सारी तरक्की जो देश की दुनिया की हुई है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई है। ऐसा कहते हैं कि बुक, फिर गन और जो कंपास है। लेट मी राइट इट डाउन। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो थोड़ी अलग होने वाली है। बुक, गन एंड कंपास, राइट, जिससे हम डायरेक्शन ढूंढते हैं। तो ये तीन चीज़ों की वजह से, ये तीन टेक्नोलॉजीज की वजह से, बुक्स की बात करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यहां पर बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली प्रिंटिंग के बारे में। तो प्रिंटिंग की जब से शुरुआत हुई, फिर गन का इन्वेंशन हुआ, इनोवेशंस हुए इसमें, और ये कंपास आ गया। तो इसकी वजह से बहुत सारे देश, जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, पोर्तुगल, फ्रांस, स्पेन, ये सारे देश जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों पर राज कर सके। उसके पीछे ये तीन प्रोडक्ट्स थे या फिर ये तीन इनोवेशंस थे। कंपास की वजह से वो दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच सकते थे, राइट। गन से वो उन देशों के लोगों को कंट्रोल कर सकते थे या फिर स्टार्टिंग की जो एक लड़ाई है वो जीत जाते थे। और उसके बाद दिमाग के ऊपर राज करने के लिए उनको चाहिए थी ये लिटरेचर और ये सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ऐसी किताबें, ऐसी चीज़ें स्प्रेड आउट करना जिससे जहाँ पर वो गए हैं वहाँ के लोगों के दिमाग के ऊपर भी राज कर सके, तो साइकोलॉजिकली भी उनको ट्रैप कर सकें। तो ये सारी चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत हुई। उससे पहले भी अगर आप चले जाएँ तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सारे देशों के साथ ट्रेडिंग करते थे। आज जहाँ पर यूएई हैं, जहाँ पर ओमान है, यमन है, तो ये सारी जगहों पर ट्रेडिंग जो है वो चलता रहता था। ये ब्रिटिश आए उससे पहले भी ये सारी चीज़ें, और उसके पहले की भी हिस्ट्री अगर हम देखें तो श्रीलंका के साथ, फिर आज का जो आसियान वाला पोर्शन है, इन सारे देशों के साथ भी हमारी ट्रेडिंग, कल्चरल, ये सारे रिलेशनशिप थे। तो उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया, इसलिए आपके पास अच्छी शिप्स आई, ऐसे नेवल पावर। एक समय पर साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो नेवल पावर थे, उनके पास ये जो शिप है, अच्छी क्वालिटी की, ज़्यादा लोड कैपेसिटी वाली शिप बनाने की टेक्नोलॉजी थी। इसकी वजह से वो अलग अलग जगहों पर ट्रेड कर सकें।
अब आज की दुनिया में तो ये कोविड-19 यहाँ से वहाँ इतने कम टाइम में स्प्रेड हो गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि हर जगह पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। देश दुनिया में आज क्या होता है, आज से 10-15 साल पहले ये जानना बहुत, या बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और 20 साल पहले तो ये नियरली बहुत ही डिफ़िकल्ट था आज के कंपैरिजन, आज के साथ अगर कंपेयर करें तो। लेकिन आज आपके फिंगरप्रिंट के ऊपर आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं आपके मोबाइल में, कि आपको किस वेबसाइट से इंटरनेशनल न्यूज़ चाहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अलार्म सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इंफॉर्मेशन का स्प्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपांशन की वजह से जो दुनिया हमें बड़ी लगती थी, आज ये एक बहुत ही छोटी दुनिया बन चुकी है, राइट। ये कुछ बेसिक बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट मल्टीलैटरलिज्म। क्या यूनाइटेड नेशंस को हमें बंद कर देना चाहिए? मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद इसके सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? क्या यूनाइटेड नेशंस को कंप्लीटली बंद करके कोई नया इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए? क्या अलग अलग ग्लोबल ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये जेन्युइनली काम कर रहे हैं या नहीं? अगर ये फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे मेन रीजंस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, तो उनका चुनाव जो है, आई एम नॉट सेइंग अब तो इलेक्शन का अब दूर नहीं है, इज़ 3 नवंबर पर है, लेकिन आज से 4 साल पहले जब वो जीते तो उस टाइम की दुनिया का अगर आप एनालिसिस निकालें, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एनालिसिस, तो जो नेशनलिज्म है, एक राष्ट्रवाद, और ये जो राष्ट्रवाद है ऐसा नहीं है कि आप अपने देश को प्यार कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा है कि हम सिर्फ अपने देश को प्यार करते हैं, इस टाइप का राष्ट्रवाद। प्रोटेक्शनिज्म, कि इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को आने नहीं दिया जाएगा, और फैक्ट्रीज हम दुनिया के दूसरे देशों में बंद करके सिर्फ हमारे देश में ही फैक्ट्रीज लगाएंगे। ये सारा डिस्ट्रप्शन जो है वो मिस्टर ट्रंप ने इसकी शुरुआत की। और उनसे पहले बहुत सारी अलग अलग जगहों पर, ख़ास करके यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी ये लहर चल रही थी, ये जो नेशनलिज्म की लहर है या फिर हाइपर नेशनलिज्म की लहर चल रही थी। कुछ वहाँ के देश हैं, वहाँ पर ऐसी पार्टीज़ उभर कर सामने आई जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी थी, और अब दुनिया के अलग अलग देशों में ये लहर हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा? आज इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढेंगे। आज का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा गया है श्याम सरन साहब के द्वारा। ये श्याम सरन साहब जो हैं ये भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, राइट, विदेश सचिव थे वो। और आज के बारे में वो कहते हैं कि हम एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल दुनिया में रहते हैं। पैराडॉक्सिकल यानी कि एक तरफ अमीरी है तो एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी है। दो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ हमें चाहिए कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के साथ लड़ने के लिए हमें चाहिए ग्लोबल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, लेकिन होता क्या है या फिर हो क्या रहा है, देश जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। स्टार्टिंग के टाइम की बात करें, मैंने आपको बताया था कि कैसे यूएसए ने, आई थिंक इट वाज जर्मनी का शिप था, कि वो जो पीपी किट्स और मास्क और ये सारी चीज़ें लेकर कहीं पर जा रहा था तो उसको सीज कर लिया। जैसे जो पायरेट्स करते हैं इस प्रकार से यूएसए ने उस शिप को कंट्रोल करके उनसे छीन लिया वो सामान। वो जा रहा था जर्मनी का शिप नहीं था, लेकिन वो शिप जो है वो जर्मनी की तरफ जा रहा था, वो जर्मनी के लिए था, वो सामान सारा जर्मनी को पहुंचाना था। तो यूएसए ने बीच में से सामान जो है उसकी आप कह सकते हैं चोरी कर ली या फिर डाका डाल दिया, आप ऐसा भी शब्द का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत जो है वो नहीं हुई थी ग्लोबल, क्योंकि हर कोई जो है वो, और ऐसी खबरें जो हैं उसके लिए कोई जगह भी नहीं थी, क्योंकि कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई सारी बातचीतें उस टाइम पर चल रही थी। तो कोऑपरेट और कोलैबोरेट का वक्त है, लेकिन देश एक दूसरे के साथ झगड़ा और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या कोविड-19 की कोई बाउंड्री है? नॉट एट ऑल। इसकी ना तो कोई रीजनल पॉलिटिकल नेशनल बाउंड्री है। और ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे सारे देश जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, जिनके पास पैसे हैं, ये सारे देश एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोई ऐसी दवाई बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया का भला हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग लेवल पर
दवाई बनाने की रेस में हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोवैक्स अलायंस की शुरुआत की है, विच इज़ गुड। लेकिन ऐसे दूसरी जगहों पर कुछ कुछ देश मिलकर खुद का एक ऐसा अलायंस छोटा सा बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर एज ए टीम, एज ह्यूमन बींग्स अगर काम करें तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम इसका कोई इलाज ढूंढने में ज़्यादा सक्सेसफुल या फिर जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन दवाई बनाने के इस दवाई बनाने के व्हाट वी से दवाई, ये जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने की एक रेस लगी है, आप कह सकते हैं। और ये रेस जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई इकोनॉमिक और जैसे कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डोमेन में जैसे रेस होती हैं कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा, हमारा देश इकोनॉमी में, दैट्स फाइन। ये कॉम्पिटिटिवनेस से बहुत सारे फ़ायदे, नुकसान भी है लेकिन फ़ायदे भी हैं। तो जब आप बिज़नेस को डेवलप करने के लिए और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कुछ काम करें तो इट्स ओके कि आप कंपटीशन करिए। लेकिन जहाँ पर लोगों के जीवन का सवाल है, कितने सारे देश बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ मृत्यु ही, ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही सबसे भयानक चीज़ है। वे सारे लोग जो जिंदा रह जाएंगे, वे सारे लोग जिनके ब्रेड विनर जो हैं कोविड-19 में चले गए, जिनके पास ना तो इंश्योरेंस है, तो उन सारे परिवारों का क्या होगा। ऐसे अगर 1 लाख परिवार किसी देश में हैं तो उस देश के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज अब आ गया है कि इतने सारे 1 लाख परिवार, यानी कि लेट्स से कि एक व्यक्ति उसमें मिसिंग है तो भी 3 लाख लोगों को अब फिर से उनका जीवन सेट करना है। आपको पढ़ाई से लेकर सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। आप सोचिए कितने लाखों करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा खर्च जो है वो मीन्स करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो अब एक्स्ट्रा हैं। तो अगर मिलकर काम करें सारे देश तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक नेशनलिस्टिक अर्ज देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में आपको पता है, रशिया ने बताया कि हमारी अभी इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल 3 इंडिया में ही होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे देशों ने, मैंने पढ़ा है ये, इसलिए बता रहा हूँ, इज़राइल जो हैं, इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था अपने ऑफिशियल, अब पता नहीं उन्होंने डिलीट कर दिया है या रखा है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया था कि इज़राइल को कोविड-19 की दवाई मिल चुकी है। और मैं बात कर रहा हूँ ये लॉकडाउन के टाइम की या फिर उसके बाद, नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक इट वाज द सेकंड नेशन, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऐसा नेशन था जिसने ये डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि हमें इसकी दवाई मिल गई। क्या दवाई मिल गई है? द आंसर इज़ नो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक प्रकार से अपने देश, ये एक कहीं ना कहीं अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, इट इज़ अबाउट दिस नेशनलिस्टिक अर्ज कि हमारा देश सबसे आगे और अच्छा है, आपका देश सबसे आगे। लेकिन ये आगे बढ़ने के चक्कर में देश क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों को पीछे रखकर आप आगे कर रहे हैं। यू नो, आई गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से कि ये 2 देश हैं, ये 2 लाइंस जो हैं, ये 2 देश हैं, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपकी लाइन को इंक्रीज करें। व्हाट यू आर डूइंग इज आप इनकी लाइन को रब करके आपकी लाइन बड़ी बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन, ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। निकोलस एबरस्टार्ड ने यह बताया, द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड विल हैव नो चॉइस बट टू कंटेंड एट लास्ट विद ए प्रॉब्लम लॉन्ग इन द मेकिंग, द ऑफुल डिलेमा ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन विदाउट सॉलिडारिटी। ग्लोबल इंटीग्रेशन विदाउट सॉलिडारिटी कि हम एक तो हैं, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में भी आएंगे लेकिन बातें होगी, हम काम नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हम कुछ देंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन कोविड-19 के बाद हो सकती है, ऐसा निकोलस एबरस्टार्ड का कहना है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। हम जानते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने हंगर के खिलाफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, फाइट की है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक 24/7 365 डेज WFP जो है वो पैसों की कमी से जूझता है। उनके पास हमेशा पैसे कम होते हैं। वो जितना काम करना चाहता है, जितनी उनकी क्षमता है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो नहीं हो पाती हैं क्योंकि वे सारे देश जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पैसे इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह है कि नोबेल कमेटी ने इस बार WFP को नोबेल पुरस्कार दिया है।
और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी दुनिया को दिया है, वी नीड मल्टीलैटरलिज्म एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। नोबल कमिटी ने या फिर नोबल प्राइज जो दिया गया है WFP को, तो इसका मतलब यही है कि दुनिया को मल्टीलैटरलिज्म की आवश्यकता है, दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता है। और ये जो पेंडेमिक के खिलाफ जो फाइट है, इसने ये चीज़ अब प्रूव कर दी है कि आज तक जो हमने कुछ दशकों से जो अचीवमेंट किया था, गरीबी को हटाने में जो हम सक्सेसफुल रहे थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर पानी फिर गया है। WFP का कहना है कि 132 मिलियन लोग जो हैं ज़्यादा अब मालनरिश्ड होंगे पेंडेमिक की वजह से। क्या आपको पता है इस पृथ्वी के ऊपर 690 मिलियन लोग जो हैं उनको हर रात भूखा सोना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना फूड वेस्ट करें, राइट, तब ये आंकड़ा ध्यान में रखिएगा, 690 मिलियन। और पेंडेमिक की वजह से इसमें 100 से भी ज़्यादा मिलियन लोग और ऐड हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, लगभग 700 मिलियन हैं और 850 मिलियन लोग को इस पृथ्वी के ऊपर हर रोज़ भूखा सोना पड़ेगा क्योंकि वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे इससे पहले हमने डिस्कशन की थी कि क्या इस पृथ्वी के पास, क्या हमारी ये जो मदर नेचर है, पृथ्वी जो है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लोगों को, इतने नहीं, इससे भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है अगर फूड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अगर सारी वेल्थ को कुछ देश जो हैं वही कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ों को वही कंट्रोल करेंगे, हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, हमेशा अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरों की अपनी लाइन लंबी नहीं करते हैं, दूसरों की लाइन छोटी करते हैं और उससे अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश जो है, ऐसे चक्करों में देश जो हैं, बहुत सारे देश जो हैं और ये दुनिया जो है वो फंस चुकी है एक लंबे टाइम से। लेकिन एक आशा की किरण है कि नोबल प्राइज़ WFP को दिया गया और अब दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी हम समझेंगे कि इनकी भी हमें इतनी ही आवश्यकता है और इनकी भी कैपेसिटी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, अब यूएन के बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू माइनर डिटेल्स, लेकिन ऊपर से अगर मैं बताऊं, एक बर्ड्स आई व्यू ले, तो वी ऑल नो कि जो P5 नेशन है, परमानेंट 5 नेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो UN जनरल असेंबली से ज़्यादा ताकतवर है। बाकी के देश जो हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रिसाइज आंकड़ा जो है वो बताइए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन UNGA। तो जो भी UNGA के टोटल मेंबर्स हैं अप्रॉक्स 200, राइट, आई एम नॉट गिविंग यू अ फिक्स नंबर, बट बता रहा हूँ कि एक तरफ 200 कंट्रीज़ हैं और एक तरफ उसी 200 कंट्रीज़ में से 5 देश हैं। तो 195 कंट्रीज़ कुछ कहते हैं, लेकिन ये 5 देश जो तय करते हैं वही होता है। तो इन्होंने लंबे टाइम से 75 ईयर्स से इन देशों ने चीज़ों को कंट्रोल किया है, लगभग 75 ईयर्स से। चाइना की एंट्री आई थिंक बाद में हुई थी इसमें, बट इन्होंने कंट्रोल किया है UNSC को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या फिर पूरी दुनिया को। और भारत का वर्ल्ड व्यू क्या है, भारत क्या चाहता है, भारत UN को किस प्रकार से देता है, या फिर भारत मल्टीनेशनल ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखता है, मल्टीलैटरलिज्म को कैसे देखता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स जो है ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। एंड 16 अक्टूबर यानी कि आज ये EMI ऑफर की लास्ट डेट है, तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ मेक श्योर कि आज का लेक्चर जो है वो आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अभी तक पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, आई एम श्योर आगे भी आपको पसंद ही आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि भारत का व्यू पॉइंट क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में, और जब भी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि देश बोलता है, राइट। ऑफिशियली India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस और प्रॉस्पेरिटी अगर चाहते हैं तो मल्टीलैटरलिज्म से ही ये अचीव हो सकती हैं। As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals.
हम सभी इस पृथ्वी के बच्चे हैं, राइट, मदर नेचर के आप कह सकते हैं चिल्ड्रन हैं। और ये जो कॉमन चैलेंजेस हैं जैसे कि पेंडेमिक, दूसरा जो क्लाइमेट चेंज, राइट, तो ये सारे कॉमन चैलेंजेस जो हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे कॉमन गोल्स होने चाहिए और हमें मिलकर ही काम करना होगा। बहुत सारे ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यूएन के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा कुछ देशों ने मिलकर रीजनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, राइट। कुछ ऐसे हाइब्रिड कैरेक्टर के एनजीओज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन हर कोई अलग अलग जगहों पर एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। एज ए यूएन, एज ए बिग अम्ब्रेला, एक ऐसी अम्ब्रेला, एक ऐसी कह सकते हैं छतरी जिसके तहत सारी दुनिया आ जाए, और उसको अगर हम मजबूत करें तो फिर बहुत सारे ऐसे रीजन में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ हम चीज़ों को शेयर कर पाएंगे, कैपेसिटीज़ एक दूसरे के साथ तो शेयर कर पाएंगे। अगर बर्डन है किसी चीज़ का तो वो बर्डन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और जो भी बेनिफिट्स हैं उनको हम फेयरली एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है पता है, जब भी यूएन की या फिर किसी भी दो देशों के बीच में या फिर मल्टीपल देशों के बीच में जब भी डिस्कशन होती है तो हर एक देश की, और हमारा इसमें हमारा देश भी आ गया, जो मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इनके जो लोग हैं उनको यही एक लाइन दी जाती है, कंसीड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड एक्सट्रैक्ट एज मच एज यू कैन, कि ज़्यादा से ज़्यादा हड़प लो और कम से कम चीज़ों को दो। ये माइंडसेट से अगर हर कोई आने लगा और ऐसे ही माइंडसेट से लोग आते हैं तो इसमें दुनिया का भला हम कैसे कर पाएंगे। हाँ, अगर हम ट्रेड और सिक्योरिटी की बात करें तो दैट्स फाइन, राइट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजनेस करना चाहें और ज़्यादा प्रॉफिट करें दैट्स फाइन। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात आए, जब पेंडेमिक की बात है, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस, टेररिज्म की बात है, तो इसमें हमें प्रॉफिट और नुकसान नहीं देखना चाहिए। इसमें हमें बड़ा विजन रख के दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन अफेयर्स के लोगों को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छी दुनिया बना पाएंगे। आज तक जो भी गलत चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट से हुई हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे एक्सट्रैक्ट कर लूँ और आपको मैं कम से कम चीज़ें दूँ, तो ये बिजनेस जो प्रॉफिट, हर जगह पर प्रॉफिट बनाने का एक बीमारी हो चुकी है, ये हमें फॉरेन अफेयर्स में भी देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत भी टेक्नोलॉजी से हुई थी और ये जब तक टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता रहेगा, राइट, तब तक ये ग्लोबलाइजेशन स्ट्रॉन्ग ही होता जाएगा। आज तो हम डिजिटाइज ज़माने में जी रहे हैं, तो आज दुनिया और छोटी हो गई है एज वी नो, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हम ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकें। तो देयर इज़ नो, कई ऐसी बातें चल रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट राइट। ये ख़त्म नहीं होगा, बस हमें इसको रिफ़ाइन करके और थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाना है। डोंट वी नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन गेटिंग अवर डोमेस्टिक इम्पेरेटिव्स, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले आप अपने देश को तो सुधार लीजिए, उसके बाद दुनिया के साथ कोलैबोरेट करिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगेन। हमें साइमल्टेनियसली दोनों लेवल पर काम करना होगा। देश में जो चीज़ें हो रही है उसको इम्प्रूव करना है, ग्लोबल लेवल पर चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके देश के इश्यूज़ को आप तभी सॉल्व कर पाते हैं जब आप दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया कार्बन एमिशन, ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव भी कर लें, लेकिन दूसरे देश अगर कार्बन एमिट करते रहेंगे तो क्या भारत को नुकसान नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अगर कोरोना वायरस जो है वो देश में से ख़त्म हो जाए लेकिन किसी दूसरे देश में कोरोना वायरस वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होने लगे तो क्या ये भारत के लिए भी एक चैलेंज नहीं है? ऑफ कोर्स ये चैलेंज है। और जितने भी आप चैलेंजेस देखेंगे, राइट, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, टॉक्सिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इससे दूसरे इश्यूज जनरेट होंगे। आप फूड सिक्योरिटी को जब अचीव करते हैं तब और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए और ज़्यादा कोयला जलाते हैं, तो भी कुछ ना कुछ। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और ये क्रॉस नेशनल और क्रॉस डोमेन है। क्रॉस डोमेन यानी कि पॉवर्टी को घटाने के लिए आपको हेल्थ के ऊपर भी काम करना होगा, एजुकेशन भी देनी होगी, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सारी चीज़ें एक दूसरे देशों के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो द ओनली आंसर इज़, राइट, कि और ज़्यादा डेमोक्रेटिक दुनिया बनाई जाए और कोलैबोरेशन किया जाए और मल्टीलेटरलिज्म जो है
यही चीज़ से ये पॉसिबल हो पाएगा। कोई एक देश यूनिलैटरलिज्म या फिर बाइपोलर दुनिया से ये नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने 25 मिनट्स इसके ऊपर बात की। एनीवे, इट्स वर्थ इट। डीलिंग विथ ए डिल्यूज। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 103.6 mm अक्टूबर पूरे महीने की एवरेज थी। 192 mm सिर्फ एक दिन में बारिश हो गई। ऑफ कोर्स कैपेसिटी ही नहीं होगी किसी भी सिटी की इतने ज़्यादा पानी को हैंडल करने की। और तेलंगाना को देखें, तेलंगाना वैसे तो अभी 2014 में बना, लेकिन ओवरऑल अगर आप हैदराबाद की बात करें तो 1903 से लेकर आज तक इतनी में ये हाईएस्ट बारिश है। लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा के टाइम पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में हुई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। और एक ऑल ऑफ द सडन ऐसा डिज़ास्टर है जिसको प्रेडिक्ट करना और इसको हैंडल करना जो है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो गरीब लोग ही होते हैं, एज़ वी ऑल नो। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे सिटीज़ का जो प्लानिंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दिस अप्लाइज टू ऑल द सिटीज़, राइट। मैं जिस सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत सारी ऐसी नॉर्मल टाइम पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह कितने अच्छे ब्रिजेस हैं, लेकिन ये अंडर ब्रिजेस जो हैं उसमें पानी भर जाता है। थोड़ी बारिश हो जाए पानी भर जाता है। तो ये सिचुएशन हर जगह पर है। मुझे लगता है कि हम हमारे जो सिटी बनाने वाले लोग जो हैं वो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर और यूटिलिटी के ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस करना है, जैसे भी कुछ भी जुगाड़ टाइप कि जो भी है बस कर दो, ये ब्रिज बना दो, लोग यहाँ से निकलेंगे चलेंगे, दैट्स इट, फाइन, ट्रैफिक कम हो जाएगा, दे विल बी हैप्पी। ऊपर से उसको देखा जाए, अगर वहाँ से गुजरते हैं तो लगना चाहिए कि वाह हम एक अच्छे शहर, एक अच्छे टाउन में रहते हैं। लेकिन आपके लेक्स के ऊपर जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन सारा हो जाता है, फिर ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। मुंबई में भी ऐसा हुआ था, दूसरे शहरों में भी ऐसा होता है। और सिर्फ लेक्स और कैनाल्स नहीं, वेटलैंड्स और वाटरशेड्स जो होते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सारी जगहों को हम ख़त्म करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर नई सोसाइटीज़ और नए व्हाट वी से रेसिडेंशियल पार्क्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है वो किसको भुगतना पड़ता है? सबसे गरीब लोगों को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ आइटम्स, राइट। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक, इनफैक्ट दो टॉपिक्स के ऊपर ही बात की। दूसरा जो था वो एक थाईलैंड के ऊपर आर्टिकल था, एक इसी फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल था। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपके पास वक्त है तो आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, वरना यू कैन कॉन्फिडेंटली लीव देम, इट्स ओके। वी हैव टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स ऑलरेडी। तो ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। लेक्चर की पीडीएफ को, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, तो मैं तो अपने व्हाट्सएप पर ये स्टेटस डेफिनेटली रखूँगा, राइट। ये मेरी तरफ से जो भी हो सकता है आई विल डू इट। आई विल ऑल्सो शेयर इट ऑन माई FB, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, जिन जगहों पर जितने ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ तो आई विल डू इट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी ये मैसेज स्प्रेड करें दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स, राइट। सैनिटाइज़र की एक छोटी सी बॉटल रखिए अपने पास अगर कहीं पर जा रहे हैं। ऑलवेज वेयर ए मास्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर इतना अगर हम करें देन विल बी सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप कोरोना वार्ड में जाएं, बट यू विल बी जनरली स्पीकिंग सेफ, राइट। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। एनीवे, एंजॉय योर स्टडीज। आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।